स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं नए सेशन का। एलएलबी या फिर बीएलएलबी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2024 के लिए, तो आप सभी के लिए एक संजीवनी बैच बनाया गया है जिसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा। और जिस प्रकार से इस बार आपको पूरा कोर्स फ्री में दिया गया था, उसी प्रकार से आगे भी आपको क्लासेस फ्री में ही मिलेंगी। किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है। क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी आप देख सकते हैं। आपको फुल लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप अपने कमेंट जो भी आपके होंगे, आपको सभी कमेंट्स का आपका आंसर मिलेगा। लाइव आकर के आप डेली पढ़ सकते हैं। टाइमिंग आपकी फ़िक्स कर दी जाएगी। जब भी क्लास होगा वो आपका शाम के 7 बजे से रात के 10-11 बजे तक हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में सभी बच्चे अपने घर पे या फिर जहाँ भी हों एकांत में होते हैं, मतलब पढ़ने के परिस्थिति में होते हैं। चैप्टर वाइज चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। और पिछली बार कमी ये रह गई थी कि आपको पीडीएफ टाइमली नहीं मिल पाता था, पर इस बार की क्लास में आपको जो भी क्लासेस दी जाएंगी उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अब पीडीएफ की बात आती है तो टेलीग्राम चैनल की बात आती है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर वाइज चीज़ें आपको प्रैक्टिस कराई जाएंगी, जैसे टॉपिक वाइज चीज़ें आपको डिस्कस करी जाएंगी, समझाई जाएंगी। ठीक उसके बाद ही आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपको समझाए जाएंगे, ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सके। तो आप अपने हाथों से अपना खुद का नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आप कभी ये मत पूछने की कोशिश करिएगा कि कौन सी बेस्ट बुक होगी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बुक कोई भी आपको यहाँ पे बेस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि 300-400 सीटें होती हैं और हर यूनिवर्सिटी के लिए 4000, 5000 या 8000, 10,000 स्टूडेंट ही हर साल जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं। तो कोई भी पब्लिशर 5000 या 3000 बुक पब्लिश करने के लिए बुक पब्लिश नहीं करता है। अगर बहुत सारी बुक मतलब अगर आ भी रही है मार्केट में तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर होता है, और अगर आप एरर है उसको पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से गलत नॉलेज लेंगे, गलत चीज़ों को सीखेंगे। और इसके लिए पहले से ही तैयारी रहे कि आप टॉपिक वाइज चीज़ों को अच्छे से समझें, कितनी जानकारी होनी चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो किसी एक बुक से या फिर गाइड से पढ़ करके आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बुक की भी ढेर नहीं लगानी है, लेकिन चीज़ों को हमें अच्छे से समझते हुए अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और हफ्ते में एक डाउट सेशन भी आपका होगा, जिसमें जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गए रहेंगी उसके बाद आपको जो भी डाउट होगा, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, उस डाउट सेशन में आप उसमें पूछ भी सकेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड और कहीं यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं या कम भी होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको तैयार तो करना ही हर हाल में। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हम पढ़ते हुए चलेंगे और लीगल एप्टीट्यूड भी पढ़ते हुए चलेंगे, और बाकी सब्जेक्ट भी हम इसी चैनल पर पढ़ेंगे। तो फुल कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। 8 महीने का टाइम है। आराम से पढ़िए, खूब इत्मीनान से पढ़िए और अच्छे से अपना खुद का नोट्स खुद क्रिएट करिए। तो चलिए आज के सेशन का हम पहला प्रश्न देखेंगे। भारत में न्यायपालिका निम्न की देख रेख में कार्य करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो किसकी देखरेख में कार्य करती है, यानी कि न्यायपालिका जो हमारी जुडिशरी है ये किसके अंडर कार्य करती है। तो क्या आपको लगता है कि जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, किसी के अंदर रह के काम करती है? क्या उसके पास पावर नहीं है? तो एक चीज़ जान लीजिए कि भारत में सबसे जो उच्च है वो न्याय है, यानी कि संविधान है। ठीक है, और संविधान ने संविधान को डिस्क्राइब करने का जो पावर दे रखा है, जो शक्ति दे रखी है, कैपेसिटी दे रखी है, वो किसको दे रखी है? तो वो जुडिशरी को ही तो दे रखी है, न्यायपालिका को ही दे रखी है। तो अगर न्यायपालिका के पास ये सारी शक्तियां हैं, ठीक है, यानी कि संविधान ने न्यायपालिका को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र रूप है। ठीक है, यानी कि भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ना तो प्रधानमंत्री की देखरेख में कार्य करती है, ना राष्ट्रपति की देखरेख में कार्य करती है, और ना ही संसद की देखरेख में कार्य करती है। भारत की न्यायपालिका अपने निर्णय स्वयं लेती है, स्वेच्छा से लेती है, स्वतंत्र होकर के लेती है, और न्याय
के लिए क्या जरूरी होता है, एविडेंस जरूरी होता है, साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, न कि किसी की सिफारिश पे या किसी की देखरेख में लिए जाते हैं। तो आंसर डी इस प्रश्न का सबसे सही और सटीक आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। देखिए जब भी आपसे नहीं टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए उसको अच्छे से रिमार्क कर लिया करिए, समझा करिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन नहीं है, तो यहाँ पे लोक स्वास्थ्य जो होता है वो समवर्ती विषय का समवर्ती सूची का विषय नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में दिए गए जो निम्न 3 कथन है, यानी कि कारखाना, परिवार नियोजन और समाचार पत्र, ये समवर्ती सूची में है, जबकि लोक स्वास्थ्य जो है ये समवर्ती सूची में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो जब भी इस प्रकार का निर्णय की बात आएगी कि इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक है या नहीं है, इसे कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे दूसरा प्रश्न हमारा, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे आप केंद्र का मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रिमंडल जो होता है, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राज्य में जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए एक क्वेश्चन है आप सभी से कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या बताइएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या बताइएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। चलिए हम आगे प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से ली गई है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है ये एडॉप्टेड है, यानी कि कई सारे देश के संविधानों को ले करके वहाँ से एडॉप्ट करके हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को, जो भी अन्य देशों के अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें लगे, हमने उनको क्या क्या कलेक्ट किया और अपने देश का एक बहुत ही बेहतर संविधान बनाने की कोशिश की। अच्छा, संविधान किसके लिए बनाए गए, तो भारत के लोगों के लिए बनाए गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये कहाँ से लिए गए, तो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं से अडॉप्ट की गई हैं, इनकी स्वयं की कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है आयरलैंड का जो संविधान था वहाँ से नीति निर्देशक तत्वों का या फिर सिद्धांत का एडॉप्शन किया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद है। देखिए, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, इसके बाद आपका पार्लियामेंट, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से। तो इसको खूब अच्छे से जितना आप कंठस्थ कर सकते हैं, जितना इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है अनुच्छेद 17 होने वाला है। अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद बताया गया है भारतीय संविधान में। अब अस्पृश्यता का मतलब आप समझ लीजिए, मतलब छुआछूत, रंग रूप और जाति पाति के नाम पर भेदभाव करना को प्रतिबंधित किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग। आप सामान्य भाषा में इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है संसद से तात्पर्य है। तो संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा दिख रहा है वही हमारा सही आंसर हो जाए। ऑप्शन डी में ये ऑप्शन हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र का
संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रपति नहीं होंगे। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक कौन है? तो राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं यही राजनीतिक एकता की प्रतीक होती हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रश्न मैं सोचती हूँ कि आप सभी के लिए रहेगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा और अगले सेशन में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताऊंगी कि इस प्रश्न का क्या सही आंसर होना चाहिए। और आप लोग कमेंट में एक चीज़ और मेंशन करेंगे कि आप किस कोर्स के लिए और किस यूनिवर्सिटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।